Am I audible? चलें ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारी बेसिक अकाउंटिंग की सेकंड क्लास है। थोड़ा सा 5 मिनट जो है ज़रा सा हम लास्ट क्लास का जो ज़रा सा प्रीव्यू दे दें और उसके अंदर जो है फिर हम स्टार्ट करें। तो हमने लास्ट क्लास में बात ये डिस्कस करी थी और जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी एक रिव्यू हो जाएगा कि हमने वर्ड बिजनेस स्टार्ट करा था। एनी एक्टिविटी फॉर सीकिंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। दुनिया की कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसके बीच में प्रॉफिट का एलिमेंट आ जाए, सो वी कैन से दैट इट इज कॉल्ड बिजनेस। यानी हम जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हैं दैट इज कॉल्ड बिजनेस। एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, देयर आर the primary, comma, secondary, and the final objective of a business is to earn profit and profit. That's it. Then what next? अगर हमने देखें तो आपके पास बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनाइजेशन हैं। दैट इज नंबर वन इज प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपके FAR 1 के अंदर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी एक सवाल है, NPO का भी एक सवाल है जो हम इंशाल्लाह फिर आगे डिस्कस करेंगे। और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में जो IA के अंदर जो आपके पास PRC की लेवल पे जो है उसमें सारा प्रॉफिट ओरिएंटेड जो है, और यूं भी कह सकते हो कि आपकी जो बाकी FAR 1 के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपका ये माइंड होना चाहिए कि हम प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने जो है डिस्कस किया था, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस। मेनली जो है 3 डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस होते हैं। नंबर 1 इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, नंबर 2 इज ट्रेडिंग बिजनेस एंड नंबर 3 इज सर्विस बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हमने लिखा था, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी ऐड रॉ मटेरियल, लेबर एंड डिफरेंट एक्सपेंसेस टू मेक अ प्रोडक्ट, and after making that product we sell out at above cost. For example, textile mills, garment factories, shoe making factories. तो आपने जो ये FAR 1 के साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का जो आप टॉपिक पढ़ लें उसको इन डिटेल आप लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर जो है आप इंशाल्लाह पढ़ोगे कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। आपको फाइंड आउट करनी है करेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी एक यूनिट की आपको पर्टिकुलर यूनिट की जो है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर डील इन मैन्युफैक्चरिंग चेयर्स, हम अगर चेयर्स बनाते हैं तो हाउ वी कैन फाइंड आउट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ चेयर। एक चेयर के अंदर कितना रॉ मटेरियल लगा, एक चेयर के अंदर कितनी लेबर लगी, एक चेयर के अंदर कितने डिफरेंट एक्सपेंसेस लगे। तो इन डिटेल आप जो है ये सारी चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कैफ के पेपर में पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास दूसरे टाइप के बिजनेस है दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग बिजनेस। इन ट्रेडिंग बिजनेस फर्स्ट वी परचेज द फिनिश गुड्स। सबसे पहले हम जो है फिनिश गुड्स जो है परचेज करते हैं। हम कोई चीज बनाते नहीं है, आई रिपीट, हम कोई चीज बनाते नहीं है, हम बनी बनाई चीज खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर से, होलसेल से, मिडलमैन से, डिस्ट्रीब्यूटर से, और फिर उसको रीसेल कर देते हैं एट अबव कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, इम्तियाज हो गया, चेज वैल्यू, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, आउटलेट्स आर द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ ट्रेडिंग बिजनेस। आप FAR 1 के अंदर जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ज्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस का कंसर्न डिस्कस करते हैं। अगर आप तीसरी टाइप की बिजनेस देखो तो आपके पास सर्विस बिजनेस हो गए। इन सर्विस बिजनेस वी रेंडेड सर्विसेज, हम जो है खिदमात देते हैं, एंड अगेंस्ट दैट सर्विसेज वी चार्ज प्राइसेस। इज इट क्लियर बेटा? आवाज क्लियर है बेटा? जरा बता देंगे आप लोग प्लीज। इज इट क्लियर? चलिए, अगर नेक्स्ट अगर आप देखें तो सर्विस बिजनेस के अंदर आपके पास
आ जाता है, फॉर एग्जांपल टीचर्स आ गए, लॉयर्स आ गए, आर्किटेक्चर्स आ गए, स्टेट एजेंट्स आ गए, आर द बेस्ट एवर एग्जांपल ऑफ सर्विस बिजनेस। अच्छा जी, देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया था बच्चे, वो करा था सर्विस टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन बिजनेस। एक था आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप, देयर इज ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस। The second one is the partnership, minimum 2 owners of the business and maximum 20 तक जाती है। तो सिंगल ओनर में पूरे बिजनेस का, इंटायर बिजनेस का एक ही सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप। और पार्टनरशिप के अंदर आपके पास मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस हो गए एंड मैक्सिमम आपके पास हो गए 20। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर आपको एक कंपनी लिस्टेड करवानी पड़ती है, आपको अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट जो है अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है विद एन यूनिक नेम। यू हैव टू अपॉइंट सम डायरेक्टर्स, फिर आपको नेचर ऑफ बिजनेस वगैरह सब कुछ बताना होता है। और FAR 1 के अंदर जितनी भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे उसके अंदर प्योरली आपके पास कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज जो है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की जो है सारा कोर्स आपको दिखेगा, उसी के ऊपर IAS वगैरह कि किस तरह से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो है चीज़ों को अकाउंट फॉर करेंगे, डिफरेंट चीज़ों को। तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिहाज से होता है। इधर एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर डेफिनेटली आपको पता होगा कि देयर इज ओनली सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस, और कोई होता नहीं है। तो सारा का सारा प्रॉफिट उसी बंदे का है, सारा लॉसेज उसी के हैं। डेफिनेटली बिजनेस की जितनी भी सीक्रेसी है, जितनी भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो एक ही बंदे के पास होती है। तो मेरे ख्याल से सोल प्रोप्राइटरशिप हर चीज उसी के कहने पर हो रही है। तो मेरे ख्याल से सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको कोई जरूरत नहीं है ऑडिट करवाने की, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करवाने की जरूरत नहीं है। द रीजन इज बीइंग दैट कि किसी और का पैसा तो इन्वॉल्व है ही नहीं, आप ही सारे पैसे के खुद मुख्तार हो, आप ही उसको यूज कर रहे हो, तो आप उसके अंदर क्या चोरी चकारी चेक करोगे, ऑडिट कहाँ करवाओगे? ऑन द अदर हैंड अगर आप पार्टनरशिप है, मिनिमम 2 ओनर्स ऑफ द बिजनेस है, अगर फॉर एग्जांपल 2 या 3 या 4 पार्टनर हैं, चारों पार्टनर अर्ली इन द मॉर्निंग बिजनेस में आ जाते हैं, शाम तक बैठते हैं, सारी चीजें उनके सामने हो रही हैं, तो मेरे ख्याल से उसके लिए भी आपको ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू लीगल पॉइंट ऑफ व्यू सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के अंदर ऑडिट की कोई नेसेसिटीज नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप जॉइंट स्टॉक कंपनी की मुझसे बात करो कि आपने जिसमें डिफरेंट लोगों का पैसा, यानी आपने शेयर्स जो है अपनी कंपनी के जो है द जनरल पब्लिक में फ्लोटेड आउट करें, द ऑर्डिनरी शेयर्स और द शेयर्स ऑफ द कंपनीज आर फ्लोटेड आउट इन जनरल पब्लिक, और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको जो है उस आपने जो वो लोगों का पैसा यूज किया है अपने बिजनेस में लगाया है, तो ये डेफिनेटली उनका ये पूरा राइट है कि वो आप उनके फाइनल अकाउंट्स देखें भाई, वो आपके अकाउंट्स को चेक करे कि सही कराए प्रॉपर, यानी कि मेरा आई मीन टू से दैट कि उसने रेवेन्यू सही बताए हैं, एक्सपेंसेस कहीं ओवर या अंडर स्टेटेड तो नहीं कर दिए। तो अब हजारों लाखों लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं, तो हजारों लाखों लोग अगर कंपनी के बाहर आके खड़े हो जाएं कि भाई हमें अब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करें, बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करवाएं ईयर एंड पे, तो ये मेरे ख्याल से फिजिबल और वाइबल नहीं होगा कि हम हर एक बंदे को जो है अपनी कंपनी के जो है बुक्स ऑफ अकाउंट बुला बुला के फैक्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर चेक करवा रहे हैं, फिर कोई और उठ के आ रहा है, फिर कोई और आ रहा है, डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमें चेक करवाओ। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए कंपनीज अकाउंट्स में जो कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत कंपनी का ऑडिट करवाना कंपलसरी है, इट्स द लीगल राइट। तो उसके लिए ऑडिट फर्म अपॉइंट करनी पड़ती है, वो चार्जेस लेते हैं ऑडिट करने के, फिर वो क्या करते हैं आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सारा चेक करते हैं, और इसके बाद वो सारे अकाउंट्स को वापस से स्क्रूटनाइज करके चेक करके अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं, हाँ भाई ये ट्रू एंड फेयर वैल्यू के लिहाज से और सारी चीजें
up to the mark according to financial accounting एक्सपेक्ट्स और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू बनी है, तो वो फिर आप क्या करते हो कि उसका ऑडिट करवाना लाजमी होता है, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई मीन टू से दैट। इधर तक बात सबके क्लियर है बेटा? जो कि आप मेरे ख्याल से ऑडिट का पेपर आप मेरे ख्याल से जो है आपके ग्रुप बी के अंदर आप शामिल करोगे तो उसको इन डिटेल में पढ़ोगे कि किस तरह से बुक्स को आप चेक करोगे। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? कि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, और पार्टनरशिप में भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ये कंपलसरी हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। बड़ी इजीएस्ट डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस में बोले जाने वाली जबान अकाउंटिंग। फिर नेक्स्ट एक और भी डेफिनेशन पढ़ी थी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग, समराइजिंग, मैनिपुलेटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की जितनी भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्लासिफाई करना, प्रॉपर्ली समराइज करना, कुछ मैनिपुलेशन प्लस माइनस डिवीजन भी होगा, और फिर देन यू हैव टू इंटरप्रेट द आंसर। तो दैट इज द ये आर्ट, ये कला सीखने को अकाउंटिंग कहते हैं। पूरी दुनिया की जो अकाउंटिंग है बेटा, मैंने कहा था देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट। पूरी दुनिया की अकाउंटिंग 5 हेड्स पे बनी हुई है, अल्सर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। तो एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। तो नेक्स्ट आपके पास आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मैंने इसके अंदर आपको लिखवाया था, द होल ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज बेस्ड अपॉन अ वेरी सिंपल आइडिया। और वो आइडिया क्या जनरेट करा कि रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज ऑलवेज इक्वल्स टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर। तो इन अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड एसेट, and in a financial accounting, resources supplied by the owner is called capital. Hence accounting equation is asset equals to capital. ये वो कंपनीज हैं, ये वो बिजनेस हैं जिसके अंदर एक पाई भी, इवन अ सिंगल पैनी भी किसी का नहीं लगा हुआ, सारे के सारे पैसे फर्दे वाहिद यानी कि ओनर के लगे हुए हैं। नो वन आस्क और डिमांड फॉर द एनी अमाउंट। सारे के सारे पैसे जो है ओनर के बजाते खुद लगे हुए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, if resources supplied by in two ways, that is resources supplied by other people and resources supplied by the owner, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाती है, रिसोर्सेज इन द बिजनेस इज इक्वल टू रिसोर्सेज सप्लाइड बाय अदर पीपल प्लस रिसोर्सेज सप्लाइड बाय ओनर। तो resources supplied by other people is called liability and resources supplied by owner is called capital. Hence accounting equation is assets equals to liabilities plus capital. तो हमने लास्ट क्लास में बच्चों यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम जो है, आज की क्लास अटमोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। द रीजन इज दैट आज हम जो है हेड्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला हेड है आपके पास एसेट्स। सर एसेट्स का मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन में भी हमने पढ़ा था, resources in the business is called assets। चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कोई भी रिसोर्सेज जो बिजनेस में लगे हुए हैं, इनकर्ड हुए हैं, they are called assets। एक और डेफिनेशन भी दी अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने, ऑल natural and human resources which are beneficial for its revenue generation
इज कॉल्ड एसेट। तमाम के तमाम ऐसे रिसोर्सेज जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आए, उसको यूज करके वो आप उसको यूज करो, चाहे उसको बेच कर या उसको जो है उससे सर्विसेज प्रोवाइड करके अगर रेवेन्यू जनरेट करो तो दे आर कॉल्ड एसेट्स। अब अगर इसके अंदर हम आगे मजीद बात करें तो जो एसेट्स हैं बच्चों, अकाउंटिंग एक्सपर्ट सेड दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। मेजरली एसेट्स को दो टाइप्स में इन्होंने डिवाइड करा है। नंबर वन, एसेट। नंबर टू, intangible assets। टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स मेनली इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड करा है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। सर टेंजिबल एसेट्स का क्या मतलब है? मतलब है which can be touched, जिसको आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। तो सर इनटेंजिबल एसेट का क्या मतलब है? अभी जरा गौर से सुनिएगा। which cannot be seen, can not be touched। ना उसको देख सकते हो ना उसको छू सकते हो। विदाउट फिजिकल substance, without physical substance, which cannot be seen, cannot be touched, with physical substance। tangible assets तो with physical substance होगा, यानी ये physical appearance में होगा, with physical substance। और intangible assets के लिए है without physical substance। बात समझ नहीं आई? इसकी एग्जाम्पल कोड करूंगा तो फिर आपको इंशाल्लाह बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल, इनटेंजिबल की बात समझ में तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। गुडविल है, इस बंदे की बड़ी गुडविल है, कंपनी का कोई ब्रांड, कॉपीराइट्स हो, पेटेंट्स हो, रॉयल्टीज हो, all these are called intangible assets। आपने देखा होगा कराची में इतने सारे पिज्जा की सारे पिज्जा खुले हुए हैं, पिज्जा की शॉप्स खुली हुई हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कोई भी पिज्जा का हम शॉप खोल लें, हम पिज्जा हट का नाम नहीं यूज कर सकते, पिज्जा हट नहीं रख सकते, ना उसका बोर्ड ले सकते हैं, ना उसकी कलर थीम ले सकते हैं, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड जो है उसके पास पेटेंट्स है, हमें उसके राइट्स लेने पड़ेंगे, फिर हम पिज्जा हट का नाम रख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं रख सकते। बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिसके पीछे लिखा होता है कॉपीराइट्स कि आप उसको वापस से छपवा नहीं सकते हो। अब आप ये नहीं बोलना भाई कराची में तो माशाल्लाह हर चीज हो जाती है, पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी सीरीज मिलती थी जिसके ऊपर कॉपीराइट्स होते थे, जिसको हम वापस से उसकी डुप्लीकेट नहीं बना सकते थे। जैसे विंडोज होती है, लाइसेंस विंडोज होती है, उसको हमारे पाकिस्तान में उसको जो है वो डीबग करके और उसको कुछ जो है
पायरेटेड करके जो है वो हम चलाते रहते हैं। तो वो तमाम की तमाम चीजें जो कि आपकी गुडविल हो गई है, कॉपीराइट्स हो गई है। इसकी मैं बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि जो इंसान तो बहुत सारे हैं जैसे ही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो एक ही है। तो एक पर्टिकुलर बंदे की बात करी जाए जिसको रिन्यूड पर्सनैलिटी हो, तो वो सॉर्ट ऑफ जो है गुडविल कहलाता है। इसको यूं भी कह लो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे घर के करीब, तुम्हारी वर्सिनिटी में कोई ऐसा बंदा है जिसकी, आई मीन टू से दैट, कि बहुत ज्यादा समझ लो एक तरह से कि बहुत बदमाश टाइप का है या गुंडा है, कोई मवाली है, तो भाई उसके पीछे लिखा हुआ थोड़ी होता है, लेकिन पूरा मोहल्ला जानता है कि भाई ये बहुत खराब लोग हैं, ये बहुत बदतमीज आदमी है। तो वो गुडविल या कॉपीराइट जो है वो आपको जो है वो किसी कंपनी से अगर आप ले लोगे तो वो गुडविल, कॉपीराइट्स वगैरह, दीज ऑल आर कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स। जितने भी आपकी ब्रांडेड कंपनीज हैं, इनके अगर आपको राइट्स लेने हो, इनका नाम लेना हो, तो आपको इनसे रुजू करना पड़ेगा। इनकी आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी, इनके सारे लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद वो आपको जो है अपनी कंपनी का नाम देंगे। कुछ बात समझ में आई है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंटेंजिबल एसेट्स? लाखों रुपए में, मिलियन और बिलियन रुपीज में इनकी फीस होती है। हाँ, आप कोई अपना ब्रांड बनाना चाहते हो तो याद रख लो, गुडविल इतने आराम से नहीं बन सकती है। सदियों में, सालों में जाकर आप अपनी कंपनी का कुछ थोड़ा बहुत नाम रख सकते हो, यानी कोई जानेगा। लेकिन अगर कोई पहले से रिन्यूड कंपनी है और उस कंपनी के अगर आपको राइट्स लेने हैं तो आपको उस कंपनी से जाके पहले जो है मशवरा करना पड़ेगा। इसके बाद जाकर आप उसके राइट्स लोगे और इसके बाद जो है वो पर्टिकुलर बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये सारे, जैसे फॉर एग्जांपल एक और भी आया लाइसेंस। आपको पता होगा जो ट्रैवल एजेंसीज थी, अब तो शायद ये कोविड की वजह से सारा बेचारों का काम खत्म हो गया। और बेहतरीन एग्जांपल लाइसेंस, एयरलाइन के ट्रैवल एजेंसी का लाइसेंस मिलता है आईआटा का, और वो आईआटा जो है एक बॉडी है, उससे आपको रजिस्टर्ड करवानी होती है अपनी ट्रैवल एजेंसी। और एक और भी एग्जांपल दे दूं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ये हज और उम्रे पे जब लोग ये कोविड से पहले यानी कि जाते थे, जो रमजान में जा रहे हैं और हज पे जा रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैवल एजेंसीज वाले लेके जाते थे, तो बेटा इनके पास कोटा होता है, एक साल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ पीपल को वो भेज सकते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं भेज सकते। इस तरह फिश एक्सपोर्ट करने का भी लाइसेंस मिलता है। ये सारे लाइसेंसेस जो है गवर्नमेंट इशू करती है, डेफिनेटली गवर्नमेंट इनसे पैसे लेती होगी, फिर ये आगे अपना कोटा बेचते होंगे। लेकिन वो बहुत ही फ्यू ऑफ द पीपल हैव राइट कि उनके पास लाइसेंस होता है। ये नहीं है कि हर एक बंदे के पास जो है फिश एक्सपोर्ट करने का या कोई भी कमोडिटी जो है एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस हो। मार्केट में कुछ ही लोग होते हैं और वो फिर सबको पता चल जाता है कि फला बंदे के पास लाइसेंस है 500 टन फिश एक्सपोर्ट करने का, फला बंदे के पास ये एक्सपोर्ट करने का लाइसेंस है। तो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल कोई कमोडिटी, उसी पर्टिकुलर कमोडिटी को कोई आपको बाहर भेजना है, तो यू हैव टू रिक्वायर्ड अ लाइसेंस। तो आप उससे जाके फिर बंदे बात करते हैं, फिर वो आपसे फीस लेते हैं और वो अपने लाइसेंस के ऊपर आपके यूनिट या आपके प्रोडक्ट को भेजते हैं। तो बात समझ में आई है? ये जो कॉपीराइट्स हैं, पेटेंट्स हैं, गुडविल है, भाई इतने सारे आप लोगों के पास जो है प्रोडक्ट है, इतने सारे जो है कुर्ते शलवार की दुकानें हैं, लेकिन जैसे ही आपके पास खाडीज का नाम आता है, जे डॉट का नाम आता है, सना सपीनाज का नाम आता है, तो ये सारे ब्रांड बने हुए हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? तो इन्होंने फिर अपनी क्वालिटी भी रखी हुई होती है, फिर इनकी प्राइसेस भी हाई होती है, फिर इनके जो आउटलेट्स हैं वो भी बड़े ही अच्छे और शानदार बने हुए होते हैं।
इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बढ़े तो जरा देखो, सबसे पहले एसेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल। इसको बहुत अच्छी तरह समझना, क्योंकि आई थिंक जो सर लुकमान जब वो क्लास लेंगे तो वेरी फर्स्ट जो है IS 16 के अंदर जब वो बात करेंगे तो है आपको इंशाल्लाह काफी हद तक आसान हो जाएगा। यानी सर किसी कंपनी के इमेज एंड रेपुटेशन इसका इंटेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही कह रही है नूर ज़हरा, यानी वही गुडविल है। लेकिन बस इसके अंदर ये एक और चीज ऐड कर दूं नूर ज़हरा, कि ये बहुत सालों के बाद आप एक कुछ रेपुटेशन बनाओगे और कुछ बहुत साल लग जाएंगे एक इमेज क्रिएट करने में। अगर आपने अपनी खुद की कंपनी का बनाया है तो कुछ सालों में बनेगा, और आप किसी कंपनी का बना बनाया परचेज कर लेती हो तो वो उसकी गुडविल आपने परचेज कर ली है, आपने उसके राइट्स खरीद लिए। मेरी बात समझी या नहीं? अपनी कंपनी के, अगर तुमने अपनी कंपनी के फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनी के आपने जो है गुडविल क्रिएट करना है तो वो बहुत सालों के बाद बनेगी। हाँ, इधर मैं एक और पॉइंट क्रिएट कर दूं कि आपने जब अपनी एक कंपनी बना ली, एक बिजनेस स्टार्ट करा, कई सालों तक जो है आपने बहुत अच्छी तरह से बिजनेस रन किया, आज मार्केट में इतना स्टेक हो गया है कि आपके प्रोडक्ट को, आपकी चीज को, आपके ब्रांड को सब जानते हैं, और आज आप इतने मशहूर हो गए हैं कि नूर जहरा अब हम जो है लोगों को अपनी कंपनी का नाम बेच रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, आप फिर उसके पैसे लोगे। आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल। आप लोगों को भी पता होगा, कराची के अंदर एक बिरयानी वाला है जिसका नाम है स्टूडेंट बिरयानी। अब वो अलग बात है कि कोई खाता नहीं है, अब बोलने क्वालिटी ऐसी नहीं है, मुझे नहीं पता। वो किसी जमाने में सदर में कहते हैं कि बहुत ही टीए पे लगाते थे, फिर आहिस्ता 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 बड़े होते गए, और आज वो अपनी कंपनी का जो है नाम बेच रहे हैं, और जगह जगह पे बहुत सारी स्टूडेंट बिरयानी जो है उसकी आउटलेट और बहुत सारी ब्रांचेस आउटलेट्स खुल गई हैं। अब वो सारी जो है नूर जरा एक ही बंदे की ओरिजिनल स्टूडेंट बिरयानी की थोड़ी है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने वो स्टूडेंट बिरयानी का नाम लिया है स्टूडेंट बिरयानी वाले से। अब उसने क्या रूल्स रखे होंगे, क्या प्रोसीजर रखे होंगे कि भाई आपको बिरयानी हमसे ही लेनी पड़ेगी, और आप बेचोगे, जो सेल होगी फिर प्राइसेस भी आप ही सेट करोगे। जैसे पिज्जा हट है, आई विल गिव यू अ वेरी गुड एग्जांपल, सारे पिज्जा हट में एक ही प्राइसेस चल रही होती है, कोई डिस्काउंट वगैरह आता है तो सब जगह चल रहा होता है सारी आउटलेट्स में, जैसे कि एक बंदा ही उसको रन कर रहा है तो सबकी अलग अलग, लेकिन पूरी कंट्रोल बाय वन एंटिटी, और इसको कंपनी रन कर रही होती है। इवन तो इतना भी समझ लो, ये बाहर की चेन्स हैं, इधर तो मैंने यहाँ तक सुना है कि आप अपनी तरफ से कोई वेटर भी नहीं रख सकते हो, वेटर भी जो है वो कंपनी वाले ही भेजते हैं, प्रोडक्ट भी, इंग्रेडिएंट्स भी, कुक करने वाला भी, इवन उसको जो डिजाइन भी वही लोग करते हैं आकर। तो मेरे ख्याल से सबके समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर बेटा सारे स्टूडेंट्स को? एग्जैक्टली बेटा, KFC, मैकडोनल्ड्स, नैंडोज, बिल्कुल सही कह रही हूँ। इज इट क्लियर बेटा, सबके क्लियर है? तो दीज आर कॉल्ड, बिल्कुल सही कह रही है, जितना पुराना ब्रांड है इतनी ज्यादा वैल्यू है, तो उसको मेंटेन भी रखना चाहिए उसको, तो एक अलग बात है। अब आगे बढ़ते हैं, टेंजिबल एसेट्स को। अब मैं कुछ और बात कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ टेंजिबल एसेट जो है, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने कहा these tangible assets are also subdivided into two parts। एक कहलाता है नॉन करंट एसेट्स, और एक कहलाते हैं करंट एसेट्स। कहलाते हैं नॉन करंट एसेट्स और एक कहलाते हैं करंट एसेट्स। सर क्या फर्क है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में?
which can be non current asset का पहला पॉइंट है which can be used for more than used for more than one accounting period. तो सिर्फ हमें समझाने के लिए बोला है which can be used for more than one accounting period. Current asset के लिए है which can be used for within an accounting period. डिस्कस करते हैं पहले ये आईएस ने जो का डिफरेंशिएट बताया वो जरा आपसे डिस्कस कर लूं. सेकंड पॉइंट है नॉर्मली इन बिग अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, बहुत महंगे होते हैं. नॉन रिकरिंग इन नेचर, इतनी जल्दी जल्दी नहीं खरीदे जाते. नॉन रिकरिंग इन नेचर, अच्छा. करंट एसेट नॉर्मली इन स्मॉल अमाउंट एज कंपेयर टू नॉन करंट एसेट. करंट एसेट जो है तो बिलियंस के नहीं होते हैं और नॉर्मली रिकरिंग इन नेचर होते हैं, बार बार करे जाते हैं, रिपीटेटिवली. रिकरिंग इन नेचर. They can not change, they cannot change their shape easily. भाई ये अपना शेप कोई चेंज नहीं करते इतनी जल्दी. They can change their shape easily. इसका शेप इजीली चेंज होता रहता है किसका, करंट एसेट का. सैंपल डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. और एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, फैक्ट्री, प्रीमिसेस, सबके नाम बता रहा हूं आपको. ये सारे नॉन करंट एसेट्स हैं जो कि मिलियंस और बिलियंस के होते हैं. डिलीवरी वैन, all are the best ever examples of non current asset. देख लो आपके सामने है, एक साल से ज्यादा अरसे तक यूज होते हैं. एक प्लांट खरीद लिया आपने, एक ऑटोमेटिक प्लांट खरीदा 1 करोड़ रुपए का, 5-10 साल तो चलेगा ही चलेगा यार, एक साल थोड़ी चलाएंगे उसको. लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑल आर इतनी जल्दी इसका शेप चेंज नहीं होता, जैसा लेकर आए ऐसा ही रहता है. नॉर्मली इन बिग अमाउंट जब परचेज करते हैं तो बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं.
ऑर्गेनाइजेशन हर हर महीने नहीं खरीद रही होती है कि हर हर महीने जो है, मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे बैठे होंगे आप ये इस बात को सेकंड करोगे कि हमारे घरों में इतनी जल्दी जल्दी कोई फर्नीचर थोड़ी चेंज होता होगा। कोई ऐसा बच्चा बैठा हुआ है भाई जिसके यहाँ माशाल्लाह हर महीने फर्नीचर चेंज करते हो अम्मी अब्बू? मेरे घर तो नहीं होता भाई, गरीब आदमी हूँ मैं। नॉर्मली तो उसको हम यूज करते हैं इसके बाद ही। तो जब आपने एक प्लांट या इक्विपमेंट वगैरह खरीदा है तो डेफिनेटली आप उसको बहुत लंबे अरसे तक यूज करोगे। इज इट क्लियर बेटा? सारे स्टूडेंट्स को क्लियर है? ये अपना शेप इतनी जल्दी ये सारे, और ये सबसे पहली बात ये है कि ये सारे के सारे जो है वो विद फिजिकल सब्सटेंस होते हैं। विद फिजिकल सब्सटेंस जो हमने टेंजिबल एसेट में लिखा था, विच कैन बी सीन, कैन बी टच, जिसको देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, और फिजिकल सब्सटेंस में होते हैं। और अगर दूसरी जगह पे देखें तो आपके फॉर एग्जाम्पल में तो आपका कैश इन हैंड हो गया, स्टेट बैंक हो गया, एक नाम सुनोगे डेटर्स। टर्मिनोलॉजी याद करना बेटा, बहुत ये सब प्रॉब्लम होता है, फिर चीज आती भी नहीं समझ में आ रहा होता है। जिसको नाम होता है अकाउंट रिसीवेबल, तो बताएगा क्या होता है डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल? ऐसे लोग जिनसे पैसे रिसीव करने हो, जिनको उधार में गुड्स बेचा हो, और आफ्टर सम टाइम वी हैव टू रिसीव अमाउंट फ्रॉम दोज कस्टमर्स, तो वो आपके करंट एसेट में आते हैं। प्रीपेड्स, आपके मोबाइल में आप लोग लोड डलवाते हो, इजी लोड, प्रीपेड कॉलिंग कार्ड्स, जो प्रीपेड वाउचर्स हैं, पहले आप पेमेंट कर देते हो बाद में यूज करते हो, तो आपके मोबाइल में जो पैसे पड़े हुए वो आपका एसेट है, करंट एसेट है। अगर आप यूज नहीं करोगे तो वो पैसा आपका बैलेंस पड़ा रहेगा। सर कब तक पड़ा रहेगा? जब तक यूज नहीं करोगे। जैसे जैसे सर्विसेज और जैसे जैसे फैसिलिटीज यूज करोगे तो मेरे ख्याल से वो यूज होता जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? कैश इन हैंड, आज आपके पॉकेट के अंदर 5,000 है, कल 10,000 हो जाएंगे। इस तरह बिजनेस के अंदर भी बिजनेस के बैंक अकाउंट के अंदर आज 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, कल 10 लाख रुपए हो सकते हैं, परसों कुछ नहीं हो सकते। तो 365 डेज में पता नहीं कितनी मर्तबा आपका बिजनेस का बैंक अकाउंट और आपका कैश पता नहीं कितनी मर्तबा चेंज होगा बेटा। इन द सेम वे स्टॉक, जो आपका इस कंपनी का जो स्टॉक है, जिस चीज का हम कारोबार कर रहे हैं, गुड्स, आप गुड्स भी कहते हो जिस चीज का आप कारोबार कर रहे हो भाई, आपका जो माल पड़ा हुआ है, गुड्स, बहुत सारे कस्टमर आए, बहुत सारे स्टॉक खत्म हो गया, परसों फिर सप्लायर से मंगवाएंगे, फिर बिकेगा। 365 डेज में पता नहीं कितनी मर्तबा अप एंड डाउन होते रहेंगे। क्लियर बेटा? बिस्मा, गाजी, नूर जहरा, सबा, मदिया, रमशा, इज इट ऑल क्लियर? इसको क्लियर होना इसलिए जरूरी है बेटा। चलिए गुड। तो ये हमने एसेट को, पहला हेड ऑफ अकाउंट को इन डिटेल बात कर ली है कि सबसे पहले जो है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट होते हैं, उसका दोनों को काइंड बताई कि वो विद फिजिकल सब्सटेंस और विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होते हैं। फिर टेंजिबल एसेट सब डिवाइड हुए नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में।
तो आप जो सर जो FAR 1 में पहले IAS पढ़ाएंगे तो वो टेंजिबल एसेट्स के ऊपर पढ़ाएंगे, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अब ये कर लेंगे टेंजिबल नॉन करंट एसेट, जो फिजिकल सब्सटेंस में हो नॉन करंट एसेट। और ये 1 अकाउंटिंग पीरियड इसलिए लिखा है कि ये समझाने के लिए कि कम से कम 1 साल तो चलते हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि 1 साल चलते हैं, उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक यूज करेंगे। इधर मैं एक बड़ी अच्छी एग्जांपल आपको और कोट करूं जरा। अगर सारे स्टूडेंट जो है जरा गाजी अगर ये बात समझना चाहो तो हम एक फैन खरीदते हैं और अपने घर की एग्जांपल दे रहे हैं, अपने घर से एक नया फैन खरीदा, सीलिंग फैन, ये पंखा जो छत वाला फैन है। अब देखो नॉर्मल सिनेरियो में तो यही होता है, अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के यहाँ क्या होता है, तो मेरे ख्याल से 2 3 4 साल तक तो गाजी वो फैन बिल्कुल परफेक्ट चलता है। नया फैन लिया है 8 10 हज़ार रुपए का, 8 हज़ार रुपए का एक नया फैन लिया है, तो नया नई चीज तो 3 4 साल तक तो हंस के आराम से चलती है। हुआ ये कि आपके पास 3 4 साल के बाद वो फैन थोड़ा सा स्लो हो गया, तो हमने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और 100 रुपए उसको दिए और 100 रुपए का कैपेसिटर बदलवा दिया, पंखा वापस से तेज हो गया। क्या ख्याल है? फिर 1 साल और चल गया, ये थोड़ी है कि पंखा हल्का हुआ तो हमने पंखा निकाल के बेच दिया। तो फिर तो भाई आपको माशाल्लाह इलाज की जरूरत है। अगर आप इतनी जल्दी जल्दी पंखे निकाल के बेच देते हो, नया लगा देते हो, आप तो फिर भाई सेठ आदमी हो। लेकिन ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है, वो हम कैपेसिटर चेंज करते हैं। ओके सर, देन आगे सुनो। जब आपने 1 2 साल 3 साल तो पहले सही चला, फिर अगले साल फिर कैपेसिटर चेंज हुआ, फिर चेंज करवा दिया, फिर स्लो हुआ, फिर कैपेसिटर 3 4 साल यूं निकल गए, यानी 5 6 7 साल आपने फैन यूज कर लिया। और एक दिन जब गाजी हमने फैन खोला तो वो फैन मुस्कुरा गया। तो फैन मुस्कुरा गया, सर मुस्कुराने का मतलब जल गया। अभी भी हम इतने ढीठ हैं, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे, फैन उतरवाएंगे और उसकी वाइंडिंग करवा लेंगे 2 हज़ार रुपए की। नया पंखा तो 10 हज़ार का है, 2 हज़ार रुपए की वाइंडिंग करवाएंगे और मेरा जैसा बंदा हो तो 500 रुपए का कलर भी करवा देगा और उसके जो है जरा सा बैरिंग वैरिंग भी चेंज करा देगा, बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है? ये ये प्लानिंग होती है कंपनीज की। तो फिर वो 3 4 साल और मजीद चल गया, अब बहुत जल्दी जल्दी खराब होने लगा। यानी नूर जहरा तकरीबन हमने 8 10 साल वो पंखा चला दिया, हमने यूज कर लिया, अब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खराब होने लगा है। अभी भी हम माशाल्लाह इतने ढीठ हैं कि उतरवाएंगे और इसके बाद भी हम क्या करेंगे, उसको कबाड़िए को बेचेंगे। और कबाड़िए को क्या बोलेंगे, बिल्कुल नया पंखा दे रहे हैं तेरे को, और उस कबाड़िए के पैसे के अंदर पैसे मिला के फिर नया पंखा लेंगे। कुछ एग्जाम्पल समझ में आई है बेटा? तो एक 8 हज़ार रुपए के पंखे को आप 8 10 साल तक चला रहे हो, तो मेरा सवाल है 50 लाख रुपए का कोई एसेट खरीदा है, प्लांट, तो आप कितने साल तक उसको चलाओगे, खुद सोच लो। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? दीज आर कॉल्ड नॉन करंट एसेट्स। सबके क्लियर है बेटा? समझ आया अच्छी तरह? क्लियर है बेटा? जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं प्लीज आंसर। एसेट लायबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास जो हेड ऑफ अकाउंट है वो है लायबिलिटीज। क्या है? तो लायबिलिटीज में सबसे पहली डेफिनेशन तो वही लिख दूंगा, resources supplied by other people called
लाइबिलिटीज बोल रहा है जो भी रिसोर्सेज किसी दूसरे आदमी ने लगाए हैं वो लाइबिलिटीज कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन है बिजनेस, साथ साथ लिखते जाओ बेटा, एक नोट्स बन जाएंगे। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। बिजनेस ऑब्लिगेशंस आर कॉल्ड लाइबिलिटीज। और इसको यूं लिख लो, कारोबारी कर्जा। वो कर्जा आपने चाहे बैंक से लिया हो, किसी दोस्त से लिया हो, आपको वापस करना है। जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने लाइबिलिटीज को सब डिवाइड करा है कि आपके पास दो पार्ट्स में लाइबिलिटीज हैं। एक आपके पास लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसको नॉन करंट लाइबिलिटीज भी कहते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को कभी कभार लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। और एक है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा समझिएगा, जो हेड्स समझा रहे हैं ये नहीं आता बच्चों को डिस्टिंग्विश करना, बार बार बोल रहा हूं। सर दोनों में फर्क क्या है? which can be settled more than one accounting period। ऐसा कर्जा जो आपको एक साल से ज्यादा अरसे में वापस करना हो, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहलाती है जो आपको वापस करना हो। और ऐसा कर्जा, ऐसा उधार which can be settled within an accounting period, एक साल के अंदर अंदर, साल के अंदर अंदर अगर आपको उसको सेटल करना हो तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कहलाती है। अभी जरा गौर से सुनना। फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन, बैंक से कोई लोन लिया तुमने 20-30 लाख रुपए का, हाउस बिल्डिंग की लोन, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। एक आगे पढ़ोगे लोन नोट्स। अगर इंटर कॉमर्स कराओ तो किसी को याद हो डिबेंचर्स। आपने सुना होगा लोग बैंक से गाड़ियां निकलवाते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट पे पैसे देते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 7 साल की इंस्टॉलमेंट बनाते हैं। पता तो होगा, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। बैंक वाले लोन के ऊपर 3 साल, 5 साल, 10 साल के ऊपर आपको फाइनेंस करके देती है। तो सारी की सारी एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की है। पता है या नहीं पता? जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए, कोई आइडिया थोड़ा बहुत? और जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है वो आपके पास सबसे बेस्ट एवर एग्जांपल मैं दूंगा, अक्रूड। नाम अक्रूड भी होता है, अक्रूड एक्सपेंसेस। क्या मतलब, जरा और से सुनना। क्रेडिटर्स भी बोलते हैं, जिनसे हम उधार गुड्स खरीदते हैं। का दूसरा नाम है अकाउंट्स पेबल, यानी हमें पे करना है। एक और नाम सुनोगे बैंक ओवरड्राफ्ट। आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे
तो बैंक वाले ने आपको थोड़े दिनों के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए उधार दिया है, और फिर आपके अकाउंट में जब पैसे आएंगे तो बैंक वाला वापस काट लेगा और प्लस इंटरेस्ट भी काटेगा। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है? लेकिन ये सारी चीजें जिंदगी में याद रख लो, ये 1 साल के अंदर के अरसे की है, which can be settled within an accounting period। एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ, इंशाल्लाह आपको और भी समझ में आ जाएगा। हमारे घर पे लाइट का बिल आता है, लाइट का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल आता है। देखो, ये जो लाइट का बिल आता है हमारे घर पे, सारे स्टूडेंट्स को शायद पता हो या ना पता हो, एक बात क्लियर कर दूं, जो लाइट का बिल आता है, हमेशा याद रखना, जो लाइट हमने यूज कर ली है, जो लाइट हमने कंज्यूम कर ली है, उसका बिल आता है। सबको पता है या नहीं? जो लास्ट मंथ हमने जितनी लाइट यूज करी, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स यूज करे, जितने हमने अप्लाइंसेस चलाए, उसका लाइट का बिल आता है, उसका टेलीफोन का बिल आता है। तो सबा मेरे ख्याल से ये भी सबको पता होगा नूर जरा, कि उसको पे करने के मैक्सिमम मेरे ख्याल से के इलेक्ट्रिक 10 या 15 दिन का टाइम देती है। मेरा कहने का मकसद 10 या 15 दिन के अंदर पे कर दोगे तो वही अमाउंट देना पड़ता है, और अगर ड्यू डेट से एक्सीड कर जाता है तो फिर पेनल्टी लगती है। इतना तो पता होगा सबको, जितने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं ये सबको पता होगा। तो वो जो बिल आया है हमारे घर पर, जो हमारे घर पे जो यूटिलिटी बिल आया है, जो यूटिलिटी बिल आया है वो अक्रूड एक्सपेंस है, यानी लायबिलिटी है। और कब तक सेटल करने हैं बेटा? आपको सेटल करने हैं 10, 12, 15 दिन के अंदर। सर और कोई एग्जाम्पल? बहुत अच्छी। हमारे घर पे जो है चौकीदार और हमारे घर पे काम वाली मासियां वगैरह काम करती हैं, तो सबको ये पता होगा कि शायद उसकी मैक्सिमम जो लिमिट है, वो मैक्सिमम ये है कि अब वो मासी की जो तनख्वाह है, हर महीने की तनख्वाह अगले महीने की 5 तारीख या 10 तारीख तक देनी पड़ती है। ऐसा कोई बंदा नहीं है कि सबा हमें जो है चौकीदार की तनख्वाह, मासियों की तनख्वाह, या कोई भी जो हमारे घरों पे काम कर रहे हैं, या हमारे ऑफिस में सैलरी पे जो स्टाफ काम कर रहा है, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल हमने किसी बिलाल को अपने पास जो है ऑफिस में रखा है, अब माशाल्लाह बिलाल पूरे महीने काम कर रहा है, और माशाल्लाह बिलाल को हम पैसे दे रहे हैं, बोले चल बेटा तुझे अब अगले साल सैलरी देंगे, तो मेरे ख्याल से बिलाल तो भाग जाएगा, बेटा वो मासी तो भाग जाएगी मेरे ख्याल से। हाँ, हद से हद ही हो सकता है कि 10 तारीख को तनख्वाह दे दो तो 15 के भाई जरा परेशानी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस महीने की तनख्वाह अगले महीने देते हैं या अगले साल देते हो। हैव यू गॉट माय पॉइंट? जो सैलरी पे आया है। और सर क्या चीज है, आपके स्कूल के बच्चों के फीस के वाउचर आते हैं, आपके इंस्टीट्यूट की फीस आती है, तो ये कभी नहीं होता कि यार अभी आप पढ़ लो इंशाल्लाह अगले साल में फीस दे देना। मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? उसकी जो ड्यू डेट होती है आपको उसमें पे करना लाजमी होता है। सबके क्लियर है बेटा? मुझे जरा बता दो, इज इट क्लियर बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, सबके क्लियर है? दो हेड्स हो गए, एसेट को डिटेल में इन डिटेल बात कर ली हमने। हमने लाइबिलिटीज की बात कर ली। तीसरा हेड अल्सर, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल। तीसरा हेड ऑफ अकाउंट है कैपिटल। कैपिटल के लिए मैं पहली डेफिनेशन तो बेटा वही लिख दूंगा जो मैंने अकाउंटिंग स्पेशल में लिखी थी।
resources supplied by the owner is called capital. कोई कैपिटल की काइंड और डेफिनेशन इसके अलावा नहीं होती है, बस जो रिसोर्सेज की कोई काइंड टाइप्स वगैरह कुछ नहीं होती बेटा। तो कैपिटल के लिए कोई डिटेल नहीं है। एसेट हो गया, लायबिलिटी हो गया, कैपिटल हो गया। सर व्हाट नेक्स्ट? चौथा हेड्स ऑफ अकाउंट जो है वो है आपके पास एक्सपेंसेस। ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ओनर सही है, लेकिन बस सब इसको यूं याद रख लो, जो रिसोर्सेज बिजनेस में लगे हैं, जो रिसोर्सेज ओनर ने दिए हैं, वो कैपिटल कहलाता है। सही है। एक और जगह पे भी एक और डेफिनेशन थी सबा के रेसिडुअल क्लेम बाय द ओनर। इतनी लंबी कहानी करने की जरूरत ही नहीं है, बचा हुआ जो भी चीज होती है वो कैपिटल में जाता है। तो ये बस काफी है। रिसोर्सेज सप्लाइड बाय द ओनर, जो उसका मालिक है। सर एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंसेस? कॉस्ट incurred by the business, cost incurred by the business to generate revenues are called expenses. Cost incurred by the business to generate its revenues। याद रख लेना जिंदगी भर, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड की जाती है, दे आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। सर क्या मतलब? एग्जाम्पल से फौरन समझ जाओगे। जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आज आपको एक और बात बताऊं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिसको तो आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, वो कभी भी एलिमिनेट हो ही नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी बिल एक्सपेंस। अब जरा गौर से सुनिएगा सारे। सैलरीज, वेजेस, ट्रांसपोर्टेशन, इतना इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, इतना ट्रांसपोर्टेशन में कॉस्ट लगती है हमारी। सैलरीज, रेंट एक्सपेंस, आपने जगह ली हुई है, इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट रेंट पे जाता है। वेजेस, यूटिलिटी, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब मेरा सवाल ये है, जरा गौर से सुनिएगा और फिर मैं ये क्लियर भी कर लूंगा। सारे स्टूडेंट जरा एक्टिवली सुनना। बेटा आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, ठीक है। आपका इतना पैसा ही नहीं है कि आप कोई शॉप खरीद सको। अब आपके अंदर इस्तेताअत नहीं है कि आप शॉप खरीद सको, तो आप क्या करोगे? मेरा सबसे सवाल है, अगर आप शॉप नहीं खरीद सकते तो फिर आप क्या करोगे? शॉप अगर हम कोई शॉप नहीं खरीद सकते और हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, वेरी गुड, रेंट पे लेंगे। एक्सीलेंट मेरा बेटा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि 50,000 रुपए रेंट हर महीने किसी तरह देना है। ये वो एक्सपेंस है जो कभी भी नेग्लेक्ट हो ही नहीं सकता। दूसरी तरह सुनो, जब चलो भाई दुकान किराए पे ले ली, मेरा सवाल है जब दुकान खुलेगी तो लाइटें चलेंगी, एसी चलेगा, फैन चलेगा, तो फिर क्या आएगा? जब तुम दुकान खोलोगे
और सारी चीजें यूज करोगे तो मेरे ख्याल से बिल आएगा। तो लाइट का यूटिलिटी बिल भी कोई नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। आगे सुने, क्या सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग तुमने जो है दुकान खोली, चलो भाई, हालांकि आप ओनर हो, झाड़ू आपने लगाई, चलो भाई झाड़ू लगा दी, फिर आपने जो है कस्टमर आ रहे हैं तो कस्टमर को डील कर रहे हो, फिर आप परचेजिंग करने जा रहे हो, फिर कभी किसी कस्टमर ने आपको चेक दिया तो आप दुकान बंद करके बैंक जा रहे हो। तो भाई आप कोई सुपरमैन की औलाद थोड़ी हो कि सारे काम कर लोगे। ना चाहते हुए भी हमें क्या रखना पड़ेगा भाई, सारे काम तो हम नहीं कर सकते ना, सारे काम तो हम नहीं पहुंच सकते, नहीं भाग सकते। तो हमें एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे रमजा, हेल्पर रखने पड़ेंगे। तो बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट तो कोई नहीं आएगा। जब हम किसी को हायर करेंगे तो क्या देना पड़ेगा? सैलरीज। वेरी गुड। मैं तो एक बात और कहता हूँ सबा, रमशा, एक और बात सारे स्टूडेंट्स के लिए, कि एक छोटा सा मेडिकल स्टोर वाला है, मेरे एक दोस्त है, उसका एक मेडिकल स्टोर है। हालांकि उसके मेडिकल स्टोर के अंदर जो है खड़े रहने की भी थोड़ी सी शॉप है, और उसने जो अपने पास स्टाफ रखा है, या जो कह लो कि सेल्समैन रखे हैं, 15-15, 20-20 हज़ार रुपए में 3-4 लोग रखे हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वो पागल है जो उसने 15-15 हज़ार रुपए के 4 लड़के रखे हुए हैं? वो वजह ये है, बोलता है जब एक साथ कस्टमर आते हैं, और तुम्हें पता है आजकल तो किसी के पास दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं किसी शॉप में घुसता हूँ और अगर 3-4 कस्टमर खड़े हुए नजर आए, रश दिखा, तो हम फौरन दूसरी दुकान पे चले जाते हैं। ऐसी बात है या नहीं है? जैसे हम बोलते हैं चल भाई आगे से ले लेते हैं, बहुत देर कर रहा है, हम नहीं वेट कर पाते तो हमारी सेल डिक्लाइन होगी। ताकि जैसे ही कस्टमर आए तो हमारा सेल्समैन फौरन उसको एंटरटेन करे, फौरन वो चीज दे। तो अगर आपको सारे के सारे कस्टमर्स की बात सुननी है तो मेरे ख्याल से आपको बंदी भी रखने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं कि उसके बगैर आपका काम नहीं हो सकता। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? इज इट क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबके क्लियर है बेटा? बिस्मा, नूर, जहरा, हमशा। हाँ, एक लड़के ने सवाल करा था कि सर आपने यूटिलिटी बिल जो है, ये हमसे जरा गौर से सुनना बिस्मा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और फिर मैं देखूंगा नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से वापस पूछूंगा। सर आपने यूटिलिटी बिल को इधर भी रखा है, और यूटिलिटी बिल एक्सपेंस को आपने ऊपर जो है अक्रूड एक्सपेंसेस में भी लिखा था। तो मेरा एक सवाल ये है, जब तुम्हारे घर पे लाइट का बिल आता है, जब तुम्हारे घर पे लाइट का बिल आता है, तो वो लाइट का बिल जो है जब तक नहीं भरा, जब तक आपने बैंक में पे नहीं करा, तो दैट इज योर लाइबिलिटी, दैट इज योर लाइबिलिटी। कुछ बात समझ में आई है नहीं आई है, पहले तो ये बताओ। और जैसे ही तुमने उसको पे कर दिया तो वो तुम्हारा एक्सपेंस बन गया। जैसे ही हमने पेमेंट कर दी तो वो हमारा एक्सपेंस बन गया। एक और बेहतरीन एग्जांपल देता हूं। रेस्टोरेंट में गए, मेन्यू से देख के बोला ये लिया वो लिया, बेहतरीन खाना मंगवा लिया, 4-5 प्लेटें बेहतरीन तरीके से खा ली, बहुत मजा आया भाई। आखिर में एक काम रह गया है, जरा बता दो। पहले तो ऑर्डर कर दिया बेहतरीन तरीके से, तो बेटा लास्ट में बिल देना लाजमी है।
तो जब तक बिल नहीं दोगे तो लायबिलिटी है, जब तक बिल नहीं दे रहे, जब तक पेमेंट नहीं कर रहे हो तो लायबिलिटी है। जैसे ही पेमेंट कर दी तो वो आपका एक्सपेंस बन गया। हैव यू गॉट माय पॉइंट? चलिए गुड। तो ये एक्सपेंसेस के बाद लास्ट वन एज रेवेन्यूज, पांचवा हेड ऑफ अकाउंट हो गया आपके पास रेवेन्यूज। Revenues are generated from the sales of goods and rendered services। भाई गुड्स बेच के रेवेन्यू हासिल कर सकते हो या खिदमात देकर, दो ही तरीके हैं रेवेन्यू जनरेट करने के। कुछ बात समझ में आई है? फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई माल गुड्स बेच दिए तो सेल्स कहलाती है, आपने कोई कमीशन पे काम करा है तो कमीशन इनकम कहलाती है, अगर आपने कोई सर्विस दी है तो सर्विस के ऊपर आपको सैलरी इनकम मिली है तो वो सर्विस इनकम कहलाती है। तो ये आपके पास हो गया। एक बड़ी जबरदस्त सी लास्ट चीज और भी कन्वे करूं, वो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल हो जाएगी। हमने हेड्स ऑफ अकाउंट में पढ़ा था एसेट अल्सर, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंसेस रेवेन्यू। अच्छा, आज की क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी वेरी फर्स्ट क्लास हो? आज की कोई ऐसी क्लास में जिसकी वेरी फर्स्ट क्लास हो बेटा? यस सर। चलो, तो आप लोग पोर्टल पे जो है वो पहली क्लास जरा सुन लेना तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। गाजी, इंफॉर्मेटिव क्लास है बड़ी, पहली भी 1 घंटे की, तो वो जरा और पक्का हो जाएगा। FAR1 और आसानी से समझ में आने लगेगा बेटा, मैं ये कह रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं जो वेरी फर्स्ट क्लास हुई थी, मेरे ख्याल से आई थिंक यूट्यूब पे भी लगाई होगी, तो लगाई हो शायद, मुझे नहीं पता, पोर्टल पे जरूर अवेलेबल है, जरूर देख लेना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि हमने सारे एसेट लगा दिए, छोटे बड़े, टेंजिबल इंटेंजिबल, नॉन करंट एसेट करंट एसेट सब लगा दिए। कम पड़े तो हमने लोगों से लाइबिलिटी भी ले ली, कम पड़े तो हमने लोगों से पड़ी हुई, ठीक है सब। और लाइबिलिटी के बाद ओनर ने अपने पर्सनल पैसे भी लगा दिए, सारे एसेट लगा दिए, कम पड़े तो दूसरों से ले लिए, ओनर ने अपने पर्सनल सारे रिसोर्सेज लगा दिए, दुनिया जहां के एक्सपेंसेस करे, जो जो करने से करे, क्या करने के लिए? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सारे काम करे हैं। बात समझ में आई है? सब क्या कहा मैंने? ये सारे काम हमने
ये आखिरी हेड को पाने के लिए करा है, वरना कोई शौक नहीं था। हमने ये इतनी मेहनत, अपने सारे बैंक के पैसे लगा दिए, घर की सारी चीजें लगा दी, कम पड़ी तो उधार ले लिया, बैंक से ले लिया, अपना सारा पर्सनल एसेट लगा दिया ओनर ने, दुनिया जहां के जो जो एक्सपेंसेस बोले सब कर दिए। क्या करने के लिए भाई? रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? जितना अच्छा क्लियर तुम्हें ये होगा ना हेड्स ऑफ अकाउंट, इतनी जल्दी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा बेटा। बार बार कह रहा हूं। अब एक काम ये है कि अपने पास रजिस्टर में एक पेज में आपने 20 से हाफ किया, जरूर करो सारे, और फिर ये मैंने 4 कॉलम बना दिए मेरे पास। एक पे लिखो एसेट्स, एक पे लिखो लायबिलिटी अपने रजिस्टर में प्लीज, एक पे लिखो एक्सपेंसेस, और एक पे लिखो रेवेन्यूज, और दूसरे पेज पे जाके एक कैपिटल की हेडिंग डाल देना। यानी पांचों हेड के एक एक बॉक्सेस बना लो। सर उससे क्या होगा अभी बताते हैं। अब जितने भी, जब भी लेक्चर हो रहा हो या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, एक चेकलिस्ट बनाते जाना। अब वो एसेट में चाहे टेंजेबल हो, इनटेंजेबल हो, करंट हो, नॉन करंट हो, नन ऑफ आवर बिजनेस ना, सबकी एक चेकलिस्ट बनाते जाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखना था, और छोटा छोटा करके लिखना था कि इसके अंदर ही सारे आ जाए तुम्हारे पास। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, जिसको डेटर्स भी कहते हो, प्रीपेड्स, स्टॉक जो होता है वो भी एसेट होता है। फिर आपके पास एक वर्ड आएगा, देखो IS 7 में पढ़ोगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये क्या है? प्राइस बॉन्ड वगैरह को बोलते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देखो डिफरेंट सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं कौमी बचत बैंक में, वो एसेट्स होता है। प्राइस बॉन्ड्स होते हैं, इक्विपमेंट। क्या होगा? आप इसकी, आपको एक बेहतरीन सी चेकलिस्ट बन जाएगी। फर्नीचर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल, डिलीवरी वैन। यानी सब मिक्स करके लिखें, तुम भी मिक्स लिख देना। एक बड़ा वर्ड आएगा तुम्हारे पास, वेयर हाउस। नॉन करंट एसेट होता है जहाँ पे आप रखते हो, स्टोर जो होता है वेयर हाउस। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। बात समझ में आ रही है मेरी? सारे सुन लो। और जब भी हम लेक्चर में कोई नया चीज आएगी गाजी, इसके अंदर ऐड करते जाना बेटा। कोई भी नई चीज आई, कोई नई चीज आई अचानक, इस चेकलिस्ट को बताए बगैर सब अपडेट करते जाना। तो क्या होगा, तुम्हें किसी की मोहताजी का सामने नहीं पड़ना पड़ेगा, तुम्हारे पास खुद रिकॉर्ड में होगा।
लायबिलिटीज के अंदर आपके पास आ गया अकाउंट्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो तमाम ऐसे एक्सपेंसेस जिनको पे करना बाकी है। अभी अभी एग्जांपल दी थी, वो अक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। कल भी हमारी क्लास है बेटा, कल संडे है ना, कल हमारी एक क्लास है, आपके पास मैसेज आया होगा शायद, सबको पता हो। फर्नीचर फिक्सचर्स की कोई एग्जांपल दे दीजिएगा आफ्टर दिस टॉपिक। नू जरा याद रख लेना, फर्नीचर और फिक्सचर, बहुत अच्छा सवाल करा है। जितने भी बच्चे हैं, फर्नीचर उन तमाम चीजों को बोलते हैं नूर जरा जो कि मूवेबल हो, जिसको तुम इधर से उधर कर दो, इधर से इधर कर दो, जैसे सोफा सेट है हमारे पास। और फिक्सचर्स एंड फिटिंग वो भी नॉन करंट एसेट होता है, लेकिन बस फर्क ये है कि वो हमें जमीन में ड्रिल करके, दीवार पे ड्रिल करके लगाना पड़ता है। जैसे कोई ट्रॉली हो गई या कोई शेल्व्स हो गए, इमूवेबल होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड, वेरी गुड सबा, दे आर कॉल्ड फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। कभी तुम लोग ऑफिस गए होगे तो तुम लोगों ने देखा होगा ऑफिस के अंदर सबके अलग अलग कंसोल बने होते हैं, क्यूबिकल बने होते हैं फाइबर के। वो जमीन में उन्होंने जो है ना, सबके अलग अलग जो है रूम बने हुए होते हैं। एक बड़ा हॉल है, उसके अंदर क्यूबिकल्स बने हुए हैं, वो निकल, और इसके दरवाजे होते हैं, वो सब जमीन के अंदर फिट होते हैं। नूर जरा समझ में आई ये बात या नहीं? बहुत सारी हमारे घर में भी ऐसी चीजें हैं जो कि हम ड्रिल करके लगाते हैं, तो वो सारी फिक्सचर्स हैं। और जो मूवेबल हो जाए तो वो फर्नीचर बन गया। इज इट क्लियर बेटा? बैंक लोन, लोन नोट्स, सारी कुछ करके लिखी है, कुछ करंट और नॉन करंट नहीं है। थैंक यू वेलकम। डिबेंचर्स। फिर आपके पास आते हैं नेक्स्ट, तो आपके पास एक वर्ड सुनोगे, मोर्गेज। किसी पता है मोर्गेज किसे कहते हैं? अपने घर के जो है कागजात बैंक में रखवा के पैसे ले लेना, लोन ले लेना, मोर्गेज, गिरवी रखवा देना, और फिर वो जब सेटल कर दोगे तो वो वापस मिल जाएंगे। गिरवी बिल्कुल सही है। कुछ एक्सपेंसेस की नाम लिख लें, रेंट, सैलरीज, वेजेस, इंश्योरेंस। सबके आगे एक्सपेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस पता ही है। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फ्यूल एक्सपेंस। रेवेन्यूज के अंदर अगर हम बात करें तो आपके पास दो ही चीजें हैं, सेल्स है, कमीशन इनकम है, सर्विस इनकम है। आपके फादर अगर जॉब करते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी गवर्नमेंट इदारे में, तो एट द एंड ऑफ द मंथ जो सैलरी मिलती है वो सर्विस इनकम हो गई। ये इसलिए बनवाया है कि सब अपने रजिस्टर में बना लेना, और इसके बाद जो है इसको अपडेट करते रहना। कैसी लगी बेटा क्लास? ऑल क्लियर बेटा? सबके अच्छी तरह समझ में आया है? जरा मुझे जरा बता दें, जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बिस्मा, गाजी, नूर, सबा, इज इट क्लियर बेटा?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो है कल की क्लास की टाइमिंग आप लोगों को पता है, बता देता। अल्हम्दुलिल्लाह, कल की क्लास की टाइमिंग का शायद आपको बता दिया हो या नहीं बताया, इन्फॉर्म किया है। आई थिंक मैंने तो कम्युनिकेट कर दिया था, आप भी फिर भी एडमिन से पूछ लीजिएगा अभी। आई थिंक मैंने 2 बजे का टाइम रखा था कल, आई थिंक सो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मेरी नेक्स्ट क्लास है तो फिर इंशाल्लाह कल जो है वापस से बस ये काम करिएगा कि सब जो है क्लास में पहले से ही जो है इंशाल्लाह क्लास मिस नहीं होनी चाहिए किसी तरह भी। ठीक है बेटा, चले, थैंक यू, वेलकम बेटा, वेलकम। दुआओं की दरख्वास्त।